वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 2 ज़िलक़ाद है, 22 मई और पीर की शाम है। दुआ है कि आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफियत से हों और हर पीर के पीर आज हमारा सेगमेंट है। आज शाम तक उसमें मेरे साथी मेज़बान ऑनलाइन हैं, आगा सैयद अली मूसवी। उनके साथ मिलके इंशाल्लाह हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। 7 बजे तक हमारा आपका साथ है। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में फारूक भाई, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, यकीनन जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उससे ज्यादा जो अब ध्यान है हम सब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तमाम जो इस वक्त देखने वाले हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनके ऊपर हैं। और उसमें इस सूरत हाल के अंदर किस तरह से इसको निकाला हम निकाल सकते हैं पाकिस्तान को, ये सबसे अहम बात होगी। और इस सूरत हाल में जहां पर तमाम जो पाकिस्तानी फिक्रमंद हैं, बल्कि इसमें अब तो बहुत से लोग इस पे आंसू के साथ रोते हुए नजर आए कि ये मुल्क की सूरत हाल इस नैज तक कैसे पहुंच गई। लेकिन उसमें यकीनन कौमों के ऊपर इस किस्म के वाकयात, इस किस्म के हालात आते रहते हैं और इन सूरत हाल से भी इंशाल्लाह हम निकलने में कामयाब होंगे। और इससे पहले कि हम उन मामलात के ऊपर आगे बढ़ें, सबसे अहम जो सिलसिला रहा कश्मीर के मामले के ऊपर, उससे बात का आगाज करेंगे। मूसी भाई, G20 इजलास में लास्ट ईयर ही जब ये हमारा एक ऐलान किया गया था इंडियन हुकूमत की तरफ से कि G20 का जो सियाहत से मुतालिक इजलास है वो श्रीनगर में रखा जा रहा है, तो इसी पर तशवीश का इजहार किया गया था कि एक ऐसा इलाका जो मुतनाज़ा इलाका है, और खुद अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो हम आज़ाद कश्मीर को भी उस सेंस में पाकिस्तान का हिस्सा करार नहीं देते। इस पर बहुत सी बातें हुई। इवन आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट टीम को PSL में शामिल करने की बातें हुई। PSL का कोई मैच मीरपुर में या मुजफ्फराबाद में रखने की बातें हुई। लेकिन एक इंटरनेशनल जो एक केस है उसमें देखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने इस किस्म का कोई इवेंट वहां पे नहीं रखा। लेकिन इंडियन हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से एक वन साइडेड जो फैसला किया, उसकी बुनियाद पे वहां पर जो एक इजलास रखा, उसमें एक खुशाइंद बात यह है कि चलें ज्यादा ममालिक ना सही लेकिन कुछ ना कुछ जो एक अपोजिशन है, और खासतौर पे चाइना की तरफ से, तुर्की की तरफ से और इंडोनेशिया की तरफ से जो आज इजलास हो रहा है वो उसमें शामिल नहीं है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यकजहती के लिए कश्मीरियों के साथ वो आज मुजफ्फराबाद गए, आज़ाद कश्मीर असम्बली से उन्होंने खिताब भी किया। और इंटरनेशनली जो इसको एक हल तलब मामला समझा जाना चाहिए, उन नुकात के ऊपर उन्होंने रोशनी भी डाली है। तो ये कश्मीर का मामला है। यकीनन इसमें खुद कश्मीरियों के जो हकूक हैं, उनके लिए जो उनकी जिद्दोजहद है, उनके लिए जो उनकी कुर्बानियां हैं, वो तो लाजवाल हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। लेकिन पाकिस्तान और फिर बैरून मुल्क कश्मीरी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको इस कॉज के लिए जो भी एक आवाज बुलंद करनी चाहिए वो करते रहना चाहिए। और जो एक एक सफारती तौर पर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी कि चाइना ने उस मुतनाज़ा इलाके में जाने से मना किया और वहां पर नहीं गए। और फिर इसके अलावा जो ब्रादर इस्लामी मुल्क है तुर्की और इंडोनेशिया, वो भी वहां पर नहीं गए। तो ये एक अच्छा जेस्चर था। और पिछले दिनों जो बिलावल साहब इंडिया में गए और वहां पे जो उन्होंने कश्मीर पॉलिसी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस तरह से रखा, पीपल्स पार्टी की जो दाखिली सूरत हाल है, उनकी जो सियासत के ऊपर हमारे बहुत सी तनकीद जरूर होगी, लेकिन वहां पर जब वो गए और जो स्टांस उन्होंने पेश किया वो हमने इस प्लेटफॉर्म पे उसकी पजीराई भी की। और आज भी जिस तरह से वो मुजफ्फराबाद में थे, तो ये एक अच्छा जेस्चर था। तो ये इवेंट और इस पर आपकी राय मुसीब भाई? देखिए फारूक भाई, इसमें जितनी भी आपने इस पे खबर दी है और इसके ऊपर गुफ्तगू की है, इसका एक वन पॉइंट जो है वो सारा मामला जाकर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो ठहर जाता है। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान की सफारतकारी से ज्यादा जो इस वक्त अहम चीज है वो पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान अंदरूनी सूरत हाल से माशी तौर से और जितना मुस्तहकम होगा और अमन अमान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जितना मुस्तहकम होगा, उतनी उसकी पिक्चर पूरी दुनिया के अंदर मजबूत होगी, उसकी आवाज सुनी जाएगी। फिर अगला स्टेज आता है कि आप उस मरहले पर आप जाकर
जो है वो एक खारजा पॉलिसी अपनी जो है वो उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर लॉबिंग कर सकते हैं अपने ये तमाम चीज़ों पे। जब आपके मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि आप IMF के पास गिरवी रखे हुए हैं, मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है, तो इसमें आपके सही मौक़िफ़ को भी आलमी जो मीडिया है वो उसको सही से पोर्ट्रे नहीं कर पाता, अक़वाम आलम उसको सही से सुनते नहीं। क्योंकि अब ऐसे मुल्क की जिसके ऊपर ये आ रहा हो कि उसका वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ जो है वो मुल्क चलाने के लिए सर्वाइवल की जंग वहां पर हो रही है कि IMF से ले लें, क्या करें क्या ना करें। तो मैं जाती तौर पर और इसके ऊपर मैं ना किसी सियासी पार्टी को हिट करना चाहता हूँ ना उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं एक मजबूरी सूरत हाल की कोई आज से नहीं, ये अरसे दराज से हो रहा है, कई इसमें दहाइयां गुजर गई हैं इसी तरह से। अब वो बदतरीन होते 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 हर गुजरते हुए दिन के साथ ब्रस्ट हो रहा है। तो इसमें हम कश्मीर का मुकदमा लड़ने जाएं, इसमें हम उम्मत मुस्लिमा की बात करें, ये तमाम चीजें इसमें रूह नहीं रहेगी, इसके अंदर रूह नजर नहीं इसीलिए आती कि उसके अंदर आपकी अंदर जो मामलात हैं वो मुस्तहकम नहीं है। वो ममालिक जो फाइनेंशियली साउंड है उनकी खारजा पॉलिसी भी साउंड होती है, उसके अंदर उनकी एक जमहूरियत हो और एक चीजें हो, मतलब इन तमाम चीजों की जो लैकिंग है मुसलसल पाकिस्तान में सालों के साथ सालों से ये, इस वजह से हम कश्मीर का जो मुकदमा है वो सही से लड़ नहीं पाते। फिर कश्मीरियों की अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कोई कश्मीर की इकाई की बात करता है कि वो ना पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को मानते हैं ना हिंदुस्तान के कश्मीर को वो इकाई की बात करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, कुछ हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इसके ऊपर एक बड़े फोरम के ऊपर इस पे जो है वो गुफ्तगू की जरूरत है, क्योंकि इंसानी खून मुसलसल बहता रहा है। तो इसमें हिंदुस्तान यकीनन जो भी करेगा वो अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए करेगा, और पाकिस्तान की पॉलिसी अपने मफादात को जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ होगी। मगर हमारी बात जब पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और चीज़ें देखी जाएंगी जब हम अपने तौर से अपनी जगह पर मजबूत पैरों के साथ खड़े होंगे, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं खड़े हुए। तो ये तमाम चीजें हैं, वो जो भी कर रहे हैं उनको जो भी मौका मिलेगा, वो वहां पर जो नए नए कानून लेकर आए हैं और उनके राइट्स वहां पर उन्होंने किए कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जाकर कश्मीर में जमीनें खरीद सकते हैं, ताकि आबादी का तनासुब कश्मीरियों का तब्दील हो जाए, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग वहां पर आबाद हो जाएं। फिर हम कहेंगे कौन कौन कश्मीरी किसका मुल्क, यहाँ पर तो सारी कौमें रहती हैं, ये तो सयाह का एक प्लेस है। तो ये तमाम चीजें जो हुई इसके अंदर, ये इसमें बहुत सारी बड़ी जो मामलात हैं वो हमारी अबतर सियासी सूरत हाल के हमेशा से रहे हैं, हमारी अबतर माशी सूरत हाल के हमेशा से रहे हैं। इन चीजों को जब तक हम ये नहीं कर लेते सही, इसको दुरुस्त नहीं करते, हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, करेंगे उसमें जान नहीं होगी, जैसे आपके सामने। बिल्कुल सही। और यकीनन जो बात की हमारे जो खुद वहाँ के जो रिहायशी है कश्मीरी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यूज, इस किस्म का डिफरेंसेस वहाँ पे जो इंडियन कश्मीर है वहाँ पर बहुत कम देखने में आता है, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में एक तो ये एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं उनकी वहाँ पे जो मुदाखलत कह लें या सियासी सरगर्मियों में शामिल होना, ये एक चीज़ जो है वो भी वहाँ के जो रियल इश्यूज हैं या यकीनन जद्दोजहद आज़ादी है या जो भी कश्मीरियों की हक खुद इरादियत है उसकी तरफ जाने में वो सारी एनर्जीज मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो लड़ाई नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान की आपस में चली हुई है, वही लड़ाई जब आज़ाद कश्मीर में ये पार्टियां लेके जाती है तो एक कॉज में तो ये भी हमने नुकसान ही पहुंचाया बजाय के फायदा देने के। कश्मीर कमेटी का कोई चेयरमैन लगा दिया जाता है, वो भी एक खाना पूरी होती है कि बस उसको एक प्रोटोकॉल मिलता रहे। तो ये चीज है कि अगर सही मानों में अगर हल तलब वो मामला हम समझते हैं और सीरियस एक सिंसियर है तो आज़ाद कश्मीर में इस किस्म की कठपुतली हुकूमत ना हो, वहां की नुमाइंदा सियासी जमातें हों और उनका नाम जो है वो अपने एक जुदागाना एक अहमियत के हामिल हों। उनके नाम यही ये पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या नून लीग या मुस्लिम लीग के नामों से वाबस्ता नहीं होने चाहिए। तो एक तो मेरी ये तजवीज़ है या एक राय है कि जो हमने 70-75 सालों में जिस तरह से वहां पे किया, यकीनन जो भी किया है अगर उसका नतीजा नहीं निकला तो इसका मतलब है गलत किया है या उसके लिए हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है, अपनी स्ट्रेटेजी की इस्लाह की जरूरत है। तो एक तो सियासी जमातें जो वहां पे हमारी जो पाकिस्तान में आपने अभी तो हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे, आजाद कश्मीर से पाकिस्तान जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कि वहां पर जैसे ही घुसेंगे तो बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने। तो जहां पर ये सूरत हाल पाकिस्तान में है
تو अब पिछले दिनों जो वहां पर जो आजाद कश्मीर हुकूमत में जो तोड़ फोड़ हुई और जो इस तरह से बंदर बांट हुई, और आज बिलावल साहब खुद तकरीर करते हुए वो हंस रहे थे कि ये अपोजिशन किसको कहूं, हुकूमत किसको कहूं, तो ये सारी चीजें हैं, इसको भी सीरियसली वहां पे एक निजाम ऐसा लाना चाहिए जो कश्मीरियों के बेस वहां पे नुमाइंदगी हो, और उनके जो नारे हों, उनके वहां के जो मसाइल हैं उनके मुताबिक उनके नारे हो, वहां की सियासी जमातों के जो मंशूर हैं उनके मंशूर उनसे वाबस्ता, कश्मीरियों से वाबस्ता उनके अंदर नुकात होने चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि इस्लामाबाद में बैठ के या कहीं और बैठ के वो वहां पर सारी जो है वो आपस में तफसीलात तय कर ली जाएं, और जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसकी तरफ रुझान है कि मरकज में उसकी हुकूमत आने वाली है, एक झुंड है कि वो उधर उड़ के चला गया, जब पता चला कि मरकज यानी इस्लामाबाद से हुकूमत जाने वाली तो वो झुंड उड़ के कहीं और बैठ गया। तो ऐसा आजाद कश्मीर कॉज में मैं समझता हूं कि वो ज्यादा नुकसानदेह, और इंडिया में कुछ इस पॉइंट पे भी बात करूंगा, लेकिन ये जो एक तजवीज मेरे ज़हन में, अगर इसके ऊपर आप भी बात करना चाहें कि जो आजाद कश्मीर की जो दाखिली सियासत है वहां पर क्या होना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पे ओवरसीज कश्मीरी है, अगर वो आपस में इस पार्टी बेसिस के ऊपर अगर डिफरेंट उनका नहीं होगा तो वो कितना फायदेमंद होगा कश्मीर कॉज के लिए। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि आजाद कश्मीर, तो आजाद कश्मीर का अपना एक वजीर खारजा, उसकी अपनी एक पॉलिसी लेकर दुनिया के सामने जाए। हम एक वजीर आजम को वहां का रख देते हैं कि जी ये वहां के वजीर आजम है। अगर ये वजीर आजम है तो उनकी अपनी आजाद पॉलिसीज जो उसके साथ एक वजीर खारजा उनका अपना जाना चाहिए, जो जाके पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात करे। अब ये सब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ कि जब भी कहीं पर मुल्क के अंदर सियासी अबतर सूरत हाल होती है, कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, सियासी तौर से स्टेबल ना हो, तो अगर किसी दूसरे मुल्क को बात करनी है तो किससे बात करेगा? किससे बात करेगा? आपके थिंक टैंक्स कौन है? आपके पॉलिसी मेकर्स कौन है? अगर मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ प्रॉब्लम है, तो मैं देखूंगा ना इसमें जिम्मेदार आदमी कौन है, इस घर का बड़ा कौन है, इसका वाली वारिस कौन है, उससे बात करूंगा ना। जिसके साथ में बात करूं, मुआहदे हों तो वो लंबे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग वो चलते रहे। अब आज कोई, कल कुछ कोई और है, परसों कोई और है, मतलब किससे बात की जाए? तो सूरत हाल इस वजह से ये मामला सारा जो है वो लटका रहा और खराबी की हद तक जाता रहा। आप अगर कहा जाए अफगानिस्तान में किससे बात करनी है, तो आपको मालूम है कि वहां पर तालिबान से बात करनी है, जिस वक्त वो वहां बैठे। तो ये तमाम चीजें इस तरह से हैं कि जहां पर हमसे बदतर सूरत हाल थी, वहां पर ये बताया जा सकता है कि इनसे बात करो। पाकिस्तान में किससे बात करेंगे आप? सही, कोई सही। है कि 10-20 साल का मुआहिदा कर ले? कोई है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा, थोड़ा ये जो कश्मीर के मामले के ऊपर या जो इंडिया के अंदर जो एक दाखिली सियासत में जो रुख चेंज हुआ था, थोड़ी इंतहा पसंदी या जो सेकुलरिज्म जो एक तस्वीर थी, वो जो थोड़ी धुंधलाई थी मोदी साहब की आने से, उनका दूसरा टेन्योर चल रहा है, अगले साल वहां पे इलेक्शन भी हैं, अब क्या होता है। लेकिन पिछले दिनों जो रियासती इलेक्शन थे कर्नाटका में, वहां पर कांग्रेस का कमबैक करना, ये एक बड़ी एक वहां पर जिसे कहते हैं ना उम्मीद की एक किरण हम कह सकते हैं कि वहां पर जो एक डिवाइड या एक इंतहा पसंदी का जो मामला था, कर्नाटका के लोगों ने उसको यकसर मुसरत किया है, और कांग्रेस, रोशन ख्याली, ये तमाम जिसमें मज़ाहब की जो थोड़ी अहमियत है वो उसको लोगों ने सेकंड किया और उसको लोगों ने पजीराई भी दी है, और बीजेपी की हुकूमत को वहां की रियासत के इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो ये एक चीज है कि जो कदरे एक हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, यकीनन जब ये एक इंतहा पसंदी की जो सोच है वो जरा मरकज में अगर थोड़ी कमजोर होगी, तो अमन पसंद जो कुव्वतें हैं या जो इत्तेहाद पसंद जो लोग हैं कि जो जिनका नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो ये अगर इंसानियत को वो ऊपर रख के बात कर रहे होंगे या हुकूमत में, तो यकीनन इस किस्म के मामला जो हैं वो करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। तो जब एक मरकज में वहां पे ऐसी हुकूमत बैठी हो कि जिसका काम मुसलमानों को गाली देना, पाकिस्तान को गाली दे के कामयाबी हासिल करना, और आज आपने वो देखा वो उनके जो जयशंकर साहब थे वो किस तरह से वो ऐसे लकड़ की जो जिसे कहते हैं ना एक मूर्ति की तरह वो खड़े हुए थे जब बिलावल साहब या वहां पर गए हैं कि कहीं जेस्चर ही ना, मुस्कुराहट वगैरह ना चली जाए
کیونکہ انہوں نے کل کلا عوام سے ووٹ لینا تھا. تو اس قسم کے اگر معاملات ہو گئے انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی بات کرنی پھر ایسے لوگوں سے بڑی مشکل ہوگی. تو اگر کچھ ایسی اعتدال پسند وہاں پہ حکومت آئے گی تو یہ کشمیریوں کے لیے بہتر ہوگی, ہندوستان کے لیے ایون بہتر ہوگی. جو یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی لے کر آئے اور جو کیپٹل کی سینٹرل کی حکومت ہے اس کو کیندر سرکار کہا جاتا ہے, جو وفاق کے اندر اس کو وفاق کہتے ہیں, جو دلی کے اندر بنائی ہے, یہ 38% ووٹ سے بنائی ہے, میجورٹی نہیں ہے. دوسری طرف 62% ووٹ ہے جو بکھرا ہوا تھا, کانگریس کا ووٹ بکھرا ہوا, مسلمانوں کا ووٹ الگ بکھرا ہوا, سماج وادی پارٹی کا ووٹ الگ بکھرا ہوا, عوام پارٹی کا ووٹ الگ بکھرا ہوا. تو یہ آزاد امیدوار جو تھے وہ الگ, وہ ٹوٹل بنتا ہے 62% جنتا جو ہے, جو ان کی عوام ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ غلط کہتے ہیں, حکومت بنا کہتے ہیں کہ جی میجورٹی ہمارے ساتھ ہے. 38% سالڈ ووٹ تھا, حکومت بن گئی. وہ 62% ووٹ تھا جو بکھرا ہوا تھا, اس لیے وہ نہیں. اب جو کانگریس نے کم بیک کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ ساری تمام چیزیں دیکھ کر کیا ہوا, کانگریس کو ٹوٹل مسلمان ووٹ پڑا ہے. آپ کرناٹک کے اندر ان کا ریشو بڑھ گیا, انہوں نے ان کو وہاں سے کلین سویپ کر دیا. صرف ان کے پاس جو کیندر سرکار ہے, جو یہاں پر دلی کے اندر یہ بیٹھے ہیں, جو یو پی کی بھاجپا کی حکومت ہے, صرف یہاں پر بچا ہے. مگر 2024 میں یہاں سے بھی معاملہ ان کے لیے خراب ہو جائے گا, کیونکہ وہ 62% آلریڈی ووٹ ہے. سوری. اور اگر وہ اگر وہ یونائٹ ہو گیا, اگر وہ جمع ہو گیا تو 38% کیا 40% بھی لے کے کھڑے ہو جائیں تو بھی 40-60 ہے, پھر بھی 60% والے جیت جائیں گے اور ان کی میجورٹی آ جائے گی. یہ جو کہ ہم نے تمام جو انتہا پسند گٹ تھے ان کو جمع کر دیا, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اگر قومیت کی بات کریں, ایک مسلمان اور ایک ہندو, تو یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سارا ہندو کو ہم نے جمع کر دیا. ایسا نہیں ہے. ہندوستان کا اپنا کلچر ہے, ہندوستان کے اندر رواداری ہے, ہندوستان کے اندر فریڈم اسپیچ تھی, اور انہوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. مگر میں پھر بتا رہا ہوں, یہ 38% سے آئے, یعنی 62% لوگوں نے ان کو ڈس لائک کیا ہے, 38% لوگوں نے ووٹ دیے. تو 62% کا مطلب یہ ہے کہ 62% لوگ ٹالریٹ کرتے ہیں ہندو کو مسلمان اور مسلمان کو ہندو. تو ابھی تک وہاں پر جو ایک کلچر ہے وہ غالب ہے, وہاں پر ایک جو رواداری کا سسٹم ہے وہ غالب ہے. یہ 38% پر چونکہ سالڈ ووٹ تھا اس لیے آ گئے ہیں. تو یہ صرف میڈیا کے ذریعے سے, میڈیا ہاؤسز کو خرید کے اس کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو صرف پاکستان دشمنی پر, اسلام دشمنی کی اس پر کاٹ کھیلتے ہیں, مگر 62% نہیں سنتا ان کی. اور اس میں بتا رہا ہوں 2024 میں وہ 62% 70% پہ چلا جائے گا, اور یہ 38% سے نیچے گر جائے گا, کیونکہ ان کے اندر بھی بھاجپا کے اندر بغاوت ہو رہی ہے. کیونکہ یہ کسی منسٹر کی کوئی اوقات نہیں چھوڑی ہے, جب تک اس کی فائل مودی جی خود نہیں دیکھیں گے اور سائن نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بھیج سکتا. کسی کو کوئی رائٹ دیا نہیں ہے انہوں نے. ان کے اندر بھی جو ان کے اتحادی تھے اس کے اندر بھی مختلف گٹ ہیں, سنگٹھن ہے, اس کے اندر RSS ہے, BJP ہے, ہندو بشپا پریشد ہے, مختلف قسم کے ہیں. تو وہ ان کو جمع تو کر کے بنا لی, مگر اس کے اندر وہ طاقت کی لڑائی ہو رہی ہے. تو اگلا 2024 جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ واپس آئیں گے. وہ جو 62% آلریڈی ان کے خلاف تھا وہ صرف متحد ہو گیا اور وہ متحد ہو رہا ہے, تو یہ صاف ہو جائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ 62% پہ رکے گا. میں سمجھتا ہوں وہ 70 to 75% پہ جائے گا. ان کو عبرت نہ, بالکل صحیح, بالکل صحیح, سے حکومت نہیں چلتی. ہاں بالکل صحیح. اور ناظرین, اب ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے بھی کھلی ہیں, اور خاص طور پہ جو اس وقت جن ایشوز پہ بات ہو رہی ہے, اور خصوصاً جو انڈین ناظرین دیکھ رہے ہیں سری نگر سے بہت بار آپ کی کالز آتی ہے. اگر آپ بھی اس معاملے پہ بات کرنا چاہیں, کوئی اپنی تجویز دینا چاہیں تو ضرور بات کیجیے. اور جیسے موسی صاحب نے فرمایا کہ 62% جو لوگ ہیں وہ یقیناً وہاں پر اکثریت ہندو برادری کی ہے. اور اس وقت جو جیسر دکھایا تھا انڈین وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ کے لیے, تو وہاں پر تو مختلف جو وہاں پر اعتدال پسند جو ہندو ہیں یا دیگر جو جماعتیں, وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری پرمپرا یا ہماری تہذیب کے خلاف ہے, کہ جس طرح کی انہوں نے تہذیب دکھائی ہے تو وہ ہندوستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. تو اس چیز کو کافی وہاں پہ اس کو مسرت کیا گیا. تو یہ معاملات تھے جو اب کشمیر کے حوالے سے. اور اب جو معاملہ 9 مئی کے بعد سے جو پاکستان کی
सूरत-ए-हाल है वो उस पर बात करेंगे। और यकीनन 9 मई वो एक ऐसा दिन था कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उसके रिएक्शन के ऊपर जो हादसात या सानियात हुए हैं वो काफ़ी अलार्मिंग थे, वो काफ़ी तशवीशनाक थे, तशवीशनाक हैं। और इसमें जो अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया, ये और ख़ास तौर पे ऐसी अमलाक कोर कमांडर हाउस जो लाहौर में था वहाँ पर। और अभी कुछ देर पहले एतजाज़ एहसन साहब एक बड़े पाकिस्तानी चैनल पे बात कर रहे थे कि यकीनन जो मॉब है उसको रास्ता और उसकी तहकीकात होना ये बड़ी अहम ज़रूरत है कि फौज और अवाम को जो आमने सामने या चंद लोग जो हैं उनको कैसे ये मौका दिया गया कि वो इंतहा पसंदी इस इंतहा तक पहुंच जाए कि वो पाकिस्तानी फौज या अमलाक को नुकसान पहुंचाने के दर पे हों और उनको फ्री हैंड दे दिया गया हो। तो इसका फायदा यकीनन किस जमात को हो रहा है, किस तबके को हो रहा है, ये भी हमारे सामने है। लेकिन फिर भी 9 मई के बाद जो मामला कैप्टन कर्नल शेर खां जिनको निशान हैदर मिला कारगिल की जंग में, उनके जो एक मुजस्मा था या उनकी जो एक मोनूमेंट थी उनको गिरा दिया गया। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही एक प्लान्ड अंदाज से की गई हैं। इसमें यकीनन बहुत से ऐसे दुश्मन के कुछ ऐसे आलाकार भी होंगे जो अपने लोग गुमराह हैं, उनको भी इस मामले में यकीनन कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ के मामलात अदालतों में चलेंगे। और जो इनमें वाकई मुलव्वस हैं, शाहिद हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो भी उसमें मुलव्वस हैं उनको इस बारे में जरूर उनको करार वाकई एक सबक मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए कि जिन्होंने अमलाक को, पाकिस्तानी अमलाक चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, फौजी हो, किसी गरीब का मोटरसाइकिल भी जला है तो वो भी बहुत बड़ी एक जुल्म किया गया है। और अगर हमारे पाकिस्तानियों की कोई ऐसी निशानियां यादगारें जलाई गई हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, तो ये भी बहुत बड़ी एक भयानक गलती की है जिसका खुमियाजा यकीनन वो लोग, वो लीडर जो हैं वो भुगत रहे हैं। और फिर जैसे ही उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, वो पार्टियां चेंज कर रहे हैं, कुछ तो यकीनन उनको एक जज्बे के साथ वो एक चीज को मुसरत कर रहे हैं कि जो पीटीआई की वो जो एक ऐसी रविश थी खास तौर पे इमरान खान की तरफ से कि बस अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो बस सब कुछ जो है वो तेग चला जाए। तो ये जो चीज थी इस पर क़यादत को जिस तरह से एक गाइड करना चाहिए था, एक तो कमी ये भी रही। और दूसरा हुकूमत वक्त को जिस तरह से उन अमलाक के लिए जो उसकी सिक्योरिटी करना चाहिए थी, ये दोनों चीजें नहीं हुई। तो ये दोनों चीजों के लिए तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें मुजरम हैं उनको करारवा की सजा मिलनी चाहिए। असल में ये देखें, ये सारी चीजें एक होता है कि माशरा कितना सिविलाइज्ड है आपका और उसके अंदर अफरा तफरी का जो लेवल है वो कितना कम है। अमूमन ये पुराना ट्रेंड रहा है, आज का नहीं है। जब एमकेएम थी, हड़तालें करती थी, तो कराची के लोगों ने अपनी तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जला डाली, ठीक है, और उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। उसका खमियाजा जी आज भुगत रहे हैं कि शहर का जो शेप था वो बर्बाद हो गया। यानी जो बिल्कुल इंटीरियर सिंध के अंदर चिंचियां होती थी, एक मोटरसाइकिलों के पीछे एक रिक्शे की सीट बांधी हुई, उससे शहर की लुक एंड फील तब हो जाती है। वो आ गई कि अच्छा, मैं एक कॉल ले लूं, फिर ये जो एक रविश है इस पर बात कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। मार्कस से बात कर रहा हूँ जनाब। क्या है कि बात ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा किया डरने के लिए और मार खाने के लिए। वो हम खा रहे हैं। हम ऐसे मुसलमान हो गए हैं कि आर्मी एक्ट लगाया जा रहा है अपनी अवाम पे और आर्मी वाले ही ये कर रहे हैं। ये आज का सर इसमें अभी ये सारे अभी बहस तलब मामला है और मैं नहीं चाहता कि आपकी कॉल से कोई पाकिस्तान में हमारे कोई बहन भाई जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कोई मुश्किल हो। तो जरा एहतियात के साथ आप जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप वो दे रहे हैं तो प्लीज आप उसको कंटिन्यू रखें। नहीं करना। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे 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 बंदो, जब मैंने आपके लिए एक टाइम मुकर्रर किया उस दिन तुमने मरना है। उसे ना ये एक इंच आगे और ना एक पीछे है। अगर जुल्म के खिलाफ नहीं बात कर सकते तो आप इंसानियत में नहीं हो आते। हजरत अली का कौल है, अगर हम ये चीजें भूल जाते हैं तो भूलते रहे, हमें क्या है।
यार हम तो ब्रिटेन में रहते हैं, हमारे बच्चे इधर हैं, हमारा सारा कुछ। चलें, अभी आप जरा देखिएगा, और मैं चाहूंगा मूसवी भाई भी इस बारे में थोड़ी सी अपने ज्यादा वो दीन का नॉलेज है। मूसवी भाई, जब हमारे दीन का आगाज हो रहा था, या जब हिजरत के अयाम थे, वही मौला अली अलैहिस्सलाम थे, उनकी बहादुरी में कोई शक नहीं था, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पे थे, और वही कॉज था, वही जो मकसद था। लेकिन जब हिजरत कर ली तो क्या वो डर के चले गए? क्या उनको दीन का क्या एक आगे पहुंचाने की जो ड्यूटी थी, क्या उसमें उन्होंने कोई कमी कर दी थी? एक रवैया है, एक आपने अपने आप को चेंज करना है, आपने स्टांस बदलना है गोल हासिल करने के लिए, और फिर वही टाइम आ गया थोड़े अरसे के बाद कि आप फतह मक्के के साथ वहां पे लौटे। तो ये जो मौला जी लोगों के का अंदर जो हमारी जो गलत फहमी है ना, कि हम सच बोलें तो फिर ऐसा बोले कि किसी को ये ना देखे कि हमारे उस सच से किसी को अगर कोई नुकसान हो रहा है या कोई पकड़ में आ रहा है, तो उसके लिए हिजरत क्या इजाजत है, चुप नंबर रहने में की इजाजत है। हमारे यहाँ तो देखिए तकिया के लिए भी है। तो इस बारे में चंद जुमले, उसके बाद फिर हम दोबारा बहादुर बनने की कोशिश करेंगे जनाब। देखिए मौला ही का फरमान है कि 2 साल में इंसान बोलना सीख लेता है, मगर ये उसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि कहाँ पर क्या बोलना है और कितना बोलना है। बात समझ रहे हैं? बाज़ बिल्कुल चीजें बाज़ चीजें सच होती हैं, मगर अगर सच से आपका ही घर तबाह हो जाए, क्या वो सच आपके जी फायदे में रहा? क्या वहां पर हाँ, सच गोई आपके फायदे में जाएगी? भाई सबसे पहले इंसान अपना घर बचाता है, और मुल्क जो है वो हमारा घर है। अब वहां पर सबसे पहले जो बात होनी चाहिए वो ये चाहिए कि किस चीज से पाकिस्तान को फायदा है और किस चीज से पाकिस्तान को नुकसान है। हमने वो बिल्कुल सही। काम अव्वलीन तरजीह पे करना है जिससे हमारा घर जलने से बचे और लोग उसकी चिंगारियां देखकर खुश ना हो। लोगों की यहाँ शादियाने ना बजें कि खुद अपना हाथों से अपना मुल्क जला लिया। अब ये बहस हम्म, होनी कि कोर कमांडर हाउस में कौन घुसा, किसने घुसने दिया, ये सब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, इंटेलिजेंस के हम्म। इदारों का काम है, अदालतों का काम है कि वहाँ ट्रायल हो। वो उनका मामला है। इसके और ये ऊपर इसमें टाइम आगे बढ़ेगा, ये सब पता चल जाएगा, वहां पे पता रिपोर्ट्स चल जाएगा, आएंगी एक, है ना? हल हो जाएगा। यकीनन जो है हमें। अभी अभी रवादारी का दर्स अभी रवादारी हमें जो है वो उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए कि इसको रवादारी पे रखें। जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वो पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में वो पीटीआई के हैं, बाद में वो मुस्लिम लीग नून के हैं, बाद में पीपल्स पार्टी के हैं, बाद में वो किसी इदारे के हैं। पहले वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो सही, हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको बिल्कुल देखना सही, चाहिए। अब बहस बराए जिद से कुछ निकलेगा नहीं। हमने इसको बचाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब अफजाल साहब, खुश आमदीद। बात ये थी कि 9 मई का वाक़या कि हुकूमत का कसूर है, हुकूमत राय कानूनी काम खुद करती है। ठीक। बाकी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में मौलवी फ्रांस को फतह करने के लिए निकले, और मौलवी ने 8 पुलिस के लोगों को ठुड्डों, चपेड़ों, डंडों से अच्छा जलील करके कत्ल किया। तो स्टैब्लिशमेंट को तो जरा भी गैरत ना आई। स्टैब्लिशमेंट को खतरा था कहीं तबरक देना। सही है, सही है। मैं दोबारा नाज़रीन से कहूंगा कि थोड़ा अपने अल्फाज के चुनाव के हवाले से मोहतात रहें, क्योंकि हमारे किसी लफ्ज से हमारे पाकिस्तान में किसी भी बहन भाई को नुकसान ना पहुंचे, हमारे इस चैनल को नुकसान ना पहुंचे। तो ये चीज़ें अफजाल साहब हम यकीनन खुल के बातें करते रहे हैं, लेकिन हालात का जो तकाजा है वो यही है कि आप सोच समझ के इसमें बात करें, और सीधा सीधा जो इल्ज़ाम तराशी है उसके थोड़ा सा एतराज करें, ताकि ये जो मामलात हैं, जो इस वक्त जो आंधी चली है, वो जरूर वहां पे बैठेगी, और हम अपने सही सुलझे हुए अंदाज से जो बात करना चाहते हैं, अगर किसी को मदद कर सकते हैं तो आग बुझाने में मदद करें, ना कि उसमें तेल डालने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई। जनाबी अली। काटना सर कॉल तो काटनी पड़ेगी, पहले तो गारंटी मैं नहीं दे सकता कि कॉल ना काटना। अगर आपकी बात जो है अगर किसी को नुकसान दे सकती है तो सर कॉल तो कटेगी। एक फायदे वाली बात करूंगा मेरे भाई। जी, नुकसान दूसरी, वाली अहमद लोग करते हैं। जी जी हम जी, तो पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, हम क्यों गलत बात करेंगे। अच्छी बात। बात देखो, मेरा एक एमपीए भाई, 4 एमएनए, कम से कम 15 पंचायती मेंबर गैप हैं, छुपे हुए हैं। क्या करें? मुल्क को सोचना चाहिए, क्यों छुप रहे हैं? क्यों आप लोग
सही जो गए भी नहीं है कहीं। यार किसी पार्टी का मेंबर होना कोई बुरी बात नहीं है, सही गुनाह नहीं है। सही और आप ऐसे डिमोलिश कर रहे हो उस पार्टी को, पाकिस्तान को दुनिया में क्या दिखा रहे हो, क्या उसको आप कौन सी पिक्चर दिखाएंगे? यार जो हुआ बहुत गलत हुआ, होना चाहिए नहीं था, मगर क्यों हुआ ये भी क्वेश्चन है। आप लोग मीठे, आप लोगों का फर्ज है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, मार्कों का आप लोगों का फर्ज है पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, कि ना तो उनको गोलियां मार रहा। बिल्कुल उनकी सही भी सुने, वो क्या मांग रहे थे आपसे। ठीक यार ठीक आर्मी जाके रेस्ट करती है, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, गलत बात हम नहीं करते, पर अब वो अवाम मांगती क्या आपसे? यार इलेक्शन मांग रही है, तो आप देना नहीं चाहते हो। हाँ, इस मुल्क को किधर लेके जाओगे? कितना सही ऐसे चलेगा? तो करेंगे आप लोग क्या? अच्छी बात होगी सर। मैं गलत बात नहीं कर नहीं नहीं रहा। सही मैसेज आ गया, कसम सही लेकर मैसेज आ मैंने गया। भाई, जी जी माशाल्लाह इट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान नाउ। सही है It's not सही 10,000, 20,000, it's more than 300,000 people are run away from homes. बच्चों से नहीं मिल रहे, अपनी बहनों से, माँ से नहीं मिल रहे। ये ऐसी दहशत फैली हुई है पाकिस्तान में, आप अनबिलीवेबल है। ये जो आप मीडिया देख रहे हैं ना कि 10,000 है या 5,000 है, अनबिलीवेबल नथिंग। टू मच, मोर देन 500,000 पीपल, 5-6 लाख आदमी गैप हुआ है। मेरे भाई ये पता नहीं क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। चलो अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, कोई हिकमत के साथ इस मामला से आगे निकलें। लीडरशिप जो है, अब मैं क्या बताऊं कि जिनके लिए वो निकले थे वही रहे वजू करते, वही बात कि जिनके लिए मरे थे वो रहे वजू करते। ये अब आपने तो 5-6 लाख आम लोग जो मेरे आपके जैसे हैं ना, कि वो जो इमरान खान के लिए निकल आए। अब शीरी मजारी जो उनकी प्रोमिनेंट जो है, उनकी रुकन है, उनकी बेटी या फवाद चौधरी साहब की जो बीवी हैं, वो इमरान खान से किला कर रही है कि भाई उनको तो अपनी बीवी के बारे में फिक्र है, वो उनका नाम तक नहीं ले रहे। अपने घंटे घंटे के स्पीच के वो आ रहे हैं, इमरान खान साहब अपनी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आजादी होनी चाहिए। लेकिन जो उनके प्रोमिनेंट जो मेंबरान हैं, मुझे नहीं लगा उन्होंने असद उमर का नाम लिया हो, शाहमूद कुरैशी का नाम लिया, वो वहां से तो कोई गिला नहीं आया। लेकिन शीरी मजारी की तो बेटी, इस पर वो बेचारी 3 बार उनकी जमानत हुई, चौथी हर बार जब भी जमानत होती है उनको वापस पकड़ लिया जाता है। तो इमरान खान को चाहिए ना कि जिनके लिए या जिसके कहने के ऊपर वो बड़े जो लीडर हैं वो, और फिर हमारी आम जो जनता जो जहाद के नाम पे, पिछले दिनों मैंने वो ताहिरुल कादी साहब की भी ऑडियो सुनवाई थी कि जिन्होंने कब्रें खुदवा दी थी और बस तहस नहस हो गया और बस आलम इस्लाम का एक किला बन गया हमारा मुल्क, जिस तरह से वो जहाद में आए थे और अब 10 साल होने को है, वो किधर है कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे ही लीडर इमरान खान भी साबित हो रहे हैं कि जो मैं और आप छोड़ें, शीरी मजारी या फवाद चौधरी, उनके घर वाले इस चीज पे एतराज कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल हक बजाने में इस मामले में इमरान खान को उनको याद रखना चाहिए। तो इतनी लाताल्लुकी कि मुझे सिर्फ वो क्या है जो एक नाम वो ले रहे हैं, एक उनके वजीर थे उनका, वो कह रहे हैं जी मुझे उनका बड़ा दुख हुआ है। तो ये एक चीज है मुसीब भाई, ये जो एक ज्यादा दुखी करने वाली सिचुएशन है कि हमारे जो लीडर्स हैं, एक जो ब्लंडर्स उन्होंने किए पिछले साल से, अब वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे अगर रुकावट ना डाली जाए तो मैं भी असेंबली जाने को तैयार हूं। तो ये क्या है सर, असेंबली से निकले, असेंबली में जाना, फिर असेंबलियां तोड़ना, ये एक इस सारी सूरत हाल में ठीक है कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, ठीक है, लेकिन सानू मरण दा भी शौक भी सी। तो वो ये क्या जरूरत पड़ी थी भाई आपको कि ये इस किस्म के फैसले लें, और फिर अगर फैसले लिए हैं तो जो आपके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं आप उनके नाम तक नहीं ले रहे। तो एक मैं कॉल ले लूं, फिर इसके बाद फिर आप भी इस पर राय दें, क्योंकि हमारी कॉल ड्रॉप हुई। हमारी जो लीडरशिप है सर, वो भी इस कदर नहीं है कि हम उनके लिए जाने दें और फिर इवन पाकिस्तान के नुकसान कर डालें, शोहदा के जो निशानियां उनको हम नुकसान कर डालें। जान क्यों दे दें कि ये जो शोहदा की निशानियों को नुकसान पहुंचाया, यकीनन अगर इस तरह के लोग हैं और उसमें वो जो भी है जिस भी पार्टी के हों, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए, पहली बात, क्योंकि वो हमारे शोहदा की निशानियों को नुकसान पहुंचाना ये रियासत के इमेज के ऊपर हमला करने वाली बात है और पूरी दुनिया में जगहसाई का मौका फराहम। जी हाँ, वो किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वो किसी एक इदारे के नहीं हैं,
وہ اور किसी इस मौजूदा आर्मी चीफ के नहीं है, वो सब आती रहती दुनिया तक जो हैं वो मोहतरम होने चाहिए, वो मकामात या वो यादगारें जो हैं। जी बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए और इसमें हमें दुश्मन के खुफिया हाथों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम अपनी सियासी चपखरिश में उठाकर एक पार्टी दूसरी पार्टी का नाम ले। सबसे पहले एक कौम बने, सबसे पहले कौम बनकर सोचें कि हमारा दुश्मन कौन है और कौन इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है। कहीं उन्होंने तो नहीं किया, उनके लोग तो नहीं है, इसको एक इस पर फ्री ट्रायल होना चाहिए। इसमें अगर हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहेंगे तो दुश्मन को न सिर्फ मजीद मौका फराहम करेंगे बल्कि हम अंदर से कमजोर होते चले जाएंगे। इसको बड़ी संजीदगी के साथ इसको आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके कभी इंसान को सोचना चाहिए, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को भी देखना चाहिए। एक ही चीज को नहीं देखे जाना चाहिए कि फलां ने एहतजाज करना था, उन्हीं की तरफ से हुआ, उन्होंने ही हमला कर दिया। तो ये अगर यही उनके बात काबिल ने हमला किया तो वो भी जो है वो उतने ही काबिल मजम्मत है जितना दुश्मन का। तो आप बिल्कुल वैसे ही सही। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट सर्च कर रहा हूँ। जी मोहतरम भट्ट साहब, शुक्रिया। तो बात यह है कि आप अपने कलामात में फरमा रहे हैं कि ऐसी बात ना की जाए, हम मुल्क के दुश्मन हैं, हम आगे ओवरसीज में रह रहे हैं, हम तो नेशनल है छोड़े, हमें तो परवाह नहीं है, अपने वतन की सिर्फ हमें है बस, और कुछ नहीं। अच्छी बात। जनरल बड़े आए, जो जनरल डिक्टेटर आए, वो क्या बड़े बड़े डिक्टेटर आए, जियाउल हक एंड कंपनी और मुशर्रफ जैसे बड़े डिक्टेटर आए और चले गए। अल्लाह ताला की जात है, जिंदा रहना है। ये जो नया जनरल है, ये आप आर्मी एक्ट लगा के लोगों को तंग कर। सर इसमें भी भट्ट साहब, इसमें भी आर्मी एक्ट जब लगेगा, अगर किसी को तंग किया जाएगा तो फिर उसके ऊपर बात कर ले। पहले से ही हम अंदेशे जो कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। मैं बड़े आर्मी एक्ट है के तहत है, वो गिरफ्तार करेंगे और सजाएं देंगे, सजाएं मौत देंगे। पहले नहीं सर, नहीं सर, ये ना हमें एक गलत इंफॉर्मेशन भी है। एक तो आर्मी एक्ट के अंदर ये देख ले भट्ट साहब कि आप वकील जो है वो भी सिविल कर सकते हैं, और आर्मी एक्ट में जो सजाए मौत या जो भी सजा आपको दी जाएगी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आर्मी एक्ट जो कोई जल्लाद होगा और वो सर काटता जाएगा किसी का, तो ये गलत कॉन्सेप्ट भी है जनाब। ये सबसे बड़ा मुल्क में कौन सा सिलसिला होता है या कौन सुपर पावर होती है? आइन, और आइन की इन्होंने हलावती की है, उसको फ्रेंच में ये अलग अलग मामले हैं ना भट्ट साहब। ये आइन की खिलाफवर्जी अलग चीज है और अपनी जगह जलाना अपने ही जना। फरूक भाई भी बात करेंगे प्लीज। जी जी। मुल्क बगैर कानून के चल रहा है, ला लेस है, पकड़ दकड़ हो रही है, 3-4 पकड़ के श्री मजारी बेगम को पकड़ के फिर दोबारा गिरफ्तार करते हैं। गलत है ना? और बगैर कानून के लोगों को सजाएं बहुत नहीं होती, लोगों को पगड़ियां बना के उनके सरों पे काले कपड़े पहन के उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। ये क्या है? ये अजाब है, मुल्क में अजाब आएगा। मैं दुआ करता हूँ अजाब अल्लाह खैर करे भट्ट साहब। जो कर रहे हैं ये सिर्फ हुकूमत है। बल्कि भट्ट साहब, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम हिसाब किताब हो चुका और हम इस वक्त जहन्नम में रह रहे हैं, अजाब आएगा नहीं, अजाब आ चुका है। कुछ लोगों के ये ख्याल है, अभी और आएगा, लेकिन आगे निकल रहा है ना सर हमें। फरूक भाई जनाब, हमारी फौज ने कौन सा क्या कश्मीर फतह की है, मार्का मारा है, उसको तकमा दिए जाए। बस मुझे बात करने दें, मैं मौला अली का गुलाम हूँ, मैं किसी के डर नहीं, मुझे यहाँ के मुझे मार दें, मुझे परवाह नहीं है, यहाँ के मुझे शहीद कर दें। नहीं, इतना उनको क्यों दावत दे रहे हैं सर यहाँ पर आके? क्यों आप जिंदा सलामत रहे, हक बात करते रहे। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि डरना क्या है, सिर्फ अल्लाह ताला की राह से। और मैं हक की बात करूंगा, सच की बात करूंगा, जो मेरे मौला कायनात मौला कुली मुझको शाह ने बताई है वही बात करूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। आप बंद कर दें, मैं फोन बंद कर दें, पुरानी मुझे कोई मसला वही करूंगा, मेरे मौला काद ने बताई है, और सच बात करूंगा। और जरूर करते भट्ट साहब, जरूर करते रहे। खुद करते हैं पार्लियामेंट में, कुछ अपोजिशन पार्टी नहीं है, खुद तमीम करते हैं, खुद पास करते हैं, खुद कानून बनाते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ऐसे ये अजाब आएगा, अजाब अभी आ चुका है और आएगा। मैं दुआ करता हूँ और आए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भट्ट साहब। बिल्कुल यकीनन जज्बाती, और मैं तो समझता आपके पास इस वक्त माचिस हो तो आप कोई भी चीज जला सकते हैं, आपके इस कदर जज्बात हैं। और ये सारा जी मुसी भाई, आप अगर आप कहें। इतनी देर से तहम्मुल करने ही की तो बात कर रहे हैं। अब वो बात क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए
جی میں ایک کال جی پاکستان سے لے لوں. بسم اللہ بسم اللہ. السلام پاکستان سے میں بول رہا جی جی پاکستان کے کس شہر سے؟ ملتان سے ملتان بول سے. رہا ہوں میں. جی جناب بولیے سر. میں 9 مئی کے واقعے پر پرزور مذمت کرتا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے. میرے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے صحیح. اور بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے. تو مردوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے مگر جو یہ لیڈیز کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. اللہ کی ہے اللہ اسے ہدایت دے اور ایسے انشاءاللہ. کام کرنے کو بھیج رہے ہیں. بالکل صحیح. بس بالکل صحیح. آپ دونوں کی اللہ عمر دراز کرے اور ہمارے چینل کی بھی عمر دراز ہو. بہت انشاءاللہ مہربانی. انشاءاللہ بھائی بہت شکریہ. خدا حافظ. اور یہ یقیناً اس کی آڑ میں یہ بھی موسی بھائی بہت بڑا معاملہ ہے نا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان کے بھی پسندیدہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے, جن کو وہ اے سی اتروانا چاہتے تھے, جن کو انہوں نے پکڑوایا, چترول کروایا, یہ سب کچھ. اور معاملہ جاتا تھا جی یہ تو کیونکہ عمران خان کسی کے لاڈلے ہیں تو وہی کروا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی تھوڑا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ جو خواتین, اب وہ عثمان ڈار کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے, وہ سیالکوٹ میں ان کی 75 سالہ والدہ کے ساتھ جو پولیس نے جس طرح سے بدتمیزی کی, یا اور خواتین, یا جس طرح سے اگر کسی کے گھر گرفتاری کے لیے وہ جاتے ہیں اور وہ جو توڑ پھوڑ پولیس کرتی ہے, تو کیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی کوئی اعلیٰ عہدیدار نے کوئی ایسی ان کو آرڈر دیے ہوئے کہ آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے. یہ تو مقامی ایس ایچ او یا ایون چلے آئی جی تک جو معاملہ ہے وہ اس سے پوچھ پڑتال ہونی چاہیے, یا خواجہ آصف وہ وہاں کے جو ایم این اے ہیں یا جو دیگر سیاسی جو مد مقابل وہاں کے لوگ ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے کہ اس وقت جو موقع ہے اپنے مد مقابل کو رگڑا دے لو. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی اعلیٰ جو قائدین ہیں, قیادتیں ہیں, ملک کو چلانے والے, وہ اس میں ملوث ہوں گے. یہ واقعی قابل مذمت ہے. خواتین کے ساتھ جو بدتمیزی مقامی پولیس کرتی ہے, جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی, اس کا ایکشن لینا چاہیے, اس پر آواز بلند کرتے رہنا چاہیے اور اس پر ہم کرتے رہیں گے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس جذبات میں آ کے یا کوئی بھی اگر آپ کوئی ریئیکشن شو کر رہے ہیں, کوئی اپنی ایک فریڈم آف سپیچ یا آپ کو اظہار رائے کے چکر میں, ہمیں یہ ریڈ لائن یا ایک تفریق ڈالنی ہے کہ ہم نے سرکاری املاک تو سرکاری رہ گئی, کسی غریب کا موٹر سائیکل نہیں چلانا, کسی کا گھر نہیں جلانا, کسی سرکاری املاک کا یہ کوئی مقامی کوئی قائدین کا وہ گھر بار نہیں ہے. یہ پاس میں بھی تھا اور آئندہ انشاءاللہ قیامت تک یہ جو پاکستان ہے اس کو رہنا ہے, اور جو شہداء ہیں ان کی یادگاریں, ان کی عزت کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہے. تو وقتی غم و غصے میں آ کے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ملک کی جو املاک ہیں وہ جلائیں. تو یہ ٹوٹل ہمارا یہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو الگ الگ رکھے. اور ایک ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے عوام اور پاکستانی فوج کو آمنے سامنے کرانے میں سب سے بڑی بینیفیشری موجودہ قائدین ہیں جو کچھ باہر بیٹھے ہیں, جو اس وقت حکومت میں ہیں. اب شہباز شریف صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں یقیناً وہ اس معاملے میں ان کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے وہ زیادہ وہ اس کے لیے اپنے حربے استعمال کریں گے. لیکن اس معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد پھر شہداء ان کی قدر و قیمت ہے, اور جو بارڈر کے اوپر ہمارے فوجی سپاہی جو اس وقت جانوں کے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم یہ نہ کہہ لیں کہ ہمارے کسی جملے سے ان کی دل آزاری ہو. تو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو معاملہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. آج عمران خان, بلکہ کل عمران خان کی دعوت تھی جی, میری طرف سے کھلی دعوت ہے. موسی بھائی بات سننے والی ہے, عمران خان کو اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے, موجودہ عاصم منیر صاحب سے کوئی ٹسل ہوتی جن کا وہ کہہ رہے ہیں جی جلا دو, گرا دو, سب کچھ کر دو, وہ بھی کل کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے جی میری طرف سے تو کوئی غصہ نہیں ہے, غصہ ہے تو دوسری طرف سے. تو بھائی اس کا مطلب ہے آپ کو جو بھی کوئی گلہ شکایت ہے ہی نہیں, تو پھر کیوں آپ عوام کو اس طرف کرتے ہیں کہ وہ جلا دے اور وہ بہکانے کے اندر وہ سب کچھ اپنے ہی ساری جائیدادیں جلا رہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی پڑیں گی. ایک کال اور لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. جناب علی, آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی اور آپ کو درجہ بلند کرے, اور میرے بھائی کا بھی. بڑی تو آپ نے ایک بوڑھی ماں کا, اور ہماری ماں ہے, جی ہاں, ماندار کی ماں ہماری ماں ہے. جی ہاں, دیکھو اگر میں جو بات کرتا ہوں, اگر
लॉ एंड ऑर्डर होता, अगर शहीद आसम मजीद को थोड़ा सा भी अपनी मांग या किसी मांग का ख्याल करना होता तो वो कंडेम्ड करते। नून लीग सर उनका हाँ नून लीग नहीं किया, उन्हें मसल करते यार। हर बंदे की बहन और माँ एक जैसी है, यकीन करें। वो तो एक आसमानदार एक नाम है ना, लोगों को वो मीडिया पे आया है। जी हाँ जी हाँ। उन्होंने लोगों की और माँ बहनों के साथ जो जो बुरा सलूक किया है, कसम से आप अनबिलीवेबल है। लोग भेजते हैं पिक्चरें, लोग मैसेज भेजते हैं कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। मेरे भाई मुझे नहीं पता क्या क्या ये करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। मुझे आप लोग कहते हैं बाउंड्रीज पे खड़े हुए हमारे लिए शहीद होते हैं, काबिल एहतराम है यार। बाउंड्री आपकी रहेगी तो आप शहीद कहलाएंगे, आपकी बाउंड्री जा रही है कहीं मेरे ख्याल में। चले अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब, मेरी तरफ से आपको भी सलाम अलैकुम और अली भाई को भी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप जो पहले बात कर रहे थे ना जनाब, शहीद बाजारी वाली और फवाद चौधरी के बारे में, जी ये आप हकीकत बात कर रहे थे कि वो भी रो रहे थे कि हाँ साहब ने हमारा पता ही नहीं लिया, सही है, शिकवा कर रहे थे। और जिनके बच्चे 15-16 साल के थे वो जेलों में इस टाइम, उनके माँ बाप भी रो रहे हैं कि हमारा भी कोई वकील करा लिए। हाँ साहब लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो मैं एक गुजारिश पहले भी करता होता हूँ कि अपने लीडर की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाओ कि आप के लिए वापसी मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपने पहले जो बात की है कश्मीर के बारे में तजवीज दी थी वो बहुत अच्छी है। यहाँ से इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाता है वहाँ कश्मीर में भी सही हुकूमत को। सही, तो वो अगर मसला ठीक उधर हो जाए, इधर से दखलंदाजी ना हो तो वहाँ मजबूरा कश्मीर का भी खालिस्तान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। जी इमरान साहब थे हमारे साथ सियालकोट से, और यकीनन हमें इस कदर पागल नहीं होना चाहिए किसी भी लीडर के लिए कि हम वो मुझे तो जो पागलपन जो हमने किए हुए हैं, मुझे वो याद आ गया वजीराबाद में। जी मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ नवाज शरीफ के लिए, दूसरा भी कुर्बान करूंगा। यार क्यों कुर्बान करोगे भाई, इतना सस्ता खून है उसका। हुसैन नवाज, हसन नवाज सब बाहर बैठे और आप अपने बेटे कुर्बान कर रहे हैं। यही हमने मुसीबा इसी प्रोग्राम में बात की थी जिले शाह के लिए कि भाई आपके लिए वो जो एक जनूनी था, आपके लिए बहुत ही जान उसने कुर्बान कर दी, लेकिन आप उसके चले जनाजा, आपको सिक्योरिटी का मसला था, आप उसके वालिदैन तक खुद चले जाते कि वालिद को तलब करके आप उससे इजहार ताजियत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि किसी के लिए इतने पागल ना हो जाएं कि वो आपको पागल बना के बद निकलता हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब शाह साहब। फारूक भाई आपको और अली भाई को, देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। मेहरबानी। आपने बड़ी प्यारी बातें की हैं। फारूक भाई दुख होता है, कौम को कंफ्यूज किया गया है, सही, और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि मैं एक दो बातें करके तो फिर बात खत्म करूंगा। पहली चीज ये कि आपके सामने लोग GHO में गए वो दहशतगर्द थे, और कोर कमांडर के घर गए वो दहशतगर्द थे। इसको अगर एक और एंगल से देखें तो कल अगर एक्मी एजेंसी वाले आते हैं, वो जो IAEA है, वो कहते हैं, या यूनाइटेड नेशन वाले कहते हैं कि दुनिया को खतरा है आप लोगों से, क्योंकि आपके हाँ सामा बिन लादेन भी वहीं रहा जहां आप रहते हैं, आपको पता नहीं चला। दहशतगर्द GHO में चले गए, आपको पता नहीं चला। दहशतगर्द कोर कमांडर के अंदर चले गए, आपको पता नहीं चला। यही दहशतगर्द आपके एक्मी असासों में भी दाखिल हो सकते हैं, लिहाजा हमें कंट्रोल दें। ये दूसरे एंगल से मेरा तजिया है। दूसरी बात, फारूक भाई जिन्होंने भी जिस जमात से उनका तल्लक था, शोधा की जहाँ शोधा की
यादगारें हैं वहां पर हमले किए, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, किसी भी पार्टी से उनका तल्लुक हो जी। मगर साफ और शफाफ। उनमें जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो 8 दहशतगर्द इधर से पकड़े गए इमरान की यानी कि जमान पार्क से, वो कोट लखपत जेल से लाए थे। जैसा कि आपके इल्म में होगा, हम पाक आर्मी हमारी है, हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, उनकी वजह से हम खुशहाली की जिंदगी पाकिस्तान में आराम की नींद से सोते हैं। मगर 2-4 कहने वाली बातें हैं, ये भी कहनी जरूरी है कि जनरल जिया ने एक तो स्पाई सभा पैदा की थी, कराची का ओलिया बगाड़ दिया था पीपल पार्टी को खत्म करने के लिए। दूसरा आपके इल्म में होगा, मुझे पूरी तफसील के साथ में नहीं जा सकता कि जो प्यारा अल जुल्फकार ग्रुप था जिन्होंने अगवा करके सब सियासतदान उसमें डालकर शाम को भेज दिए थे, जैसा कि इमरान को कह रहे हैं आप चले जाओ। भाई इमरान उधर का रहने वाला है, क्यों कोई बाहर जाए? सही, वो उसका मुल्क है, उसने उसके लिए सब कुछ किया है। अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसका वो खमियाजा भुगतेगा। उसके लोगों ने अगर गलत काम किया, आप ओपन कोर्ट लगाएं, उनको कटहरे में लाएं और उनके खिलाफ केसेस करें। आप एक तरफ उस्मान डार से माफिया मांगते हैं, एक तरफ अपने लोग भेजकर लोगों की माँ बहनों की इज्जत खराब करते हो और कहते हो कि अगर आपका भाई शाम से पहले हमको ना मिले तो हम आपको पकड़ कर ले जाएं। इसके साथ में एक और बात ऐड करना चाहता हूँ आजाद कश्मीर के हवाले से। कश्मीर की आजादी सियासतदानों ने ड्रामा लगाया हुआ। आज वो लड़का बिलावल गया हुआ है उधर। हम पेंडू लोग हैं, पाकिस्तानी कौम डिसेबल कौम है। इंडिया ने किसानों ने अपने मुतालबात बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। फ्रांस में पेंशन के हवाले से लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। आपके सामने बरतानिया में पोल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। जहाँ आपके राइट होते हैं आपको फाइट करनी पड़ती है। कश्मीर के लिए कहते हैं हम आपके लिए लड़ेंगे, ये करेंगे। वो आज मुजफ्फराबाद गया हुआ है। हमारे लीडर पेंडू बेकार नखट्टू नकारा चंद पुलिस वालों को स्टॉप नहीं कर सकते। वो हमारी माँ बहनों की तलाशियां लेकर उनको मीर पर जाने देती हैं। मंगला रोड पर जिलम में मुझे लोगों ने फोन किया और फरियादें आ रही हैं कि औरतों को अलग करके मर्दों को अलग करके उनकी तलाशी ली जाती है। ये हमारे लीडर भाई जा रहे हैं बेल्जियम में, पेरिस में आजादी लेने के लिए यूनाइटेड नेशन में। कश्मीर के हवाले से आखिरी बात, कश्मीर की आजादी का सब ड्रामा है। जैसे कि आज चाइना ने और इजिप्ट ने और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया और तुर्की ने किया है। आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि आटे के बैग मांगने के लिए लोग ना खड़े हो। आपकी इज्जत हो, आपके झंडे की इज्जत हो, बहुत अच्छी बात शाह साहब। फिर आप कश्मीर पर बात कर सकते हैं। अपने OIC को एक करें। एक भाई मोदी के गले में तगमा डालता है, दूसरा कश्मीर के नारे लगा देता है। ड्रामा लगाया हुआ उन्होंने। ये जो शहबाज शरीफ है, ये कहता था अगर मैंने जरदारी को घसीटा ना तो वो माइक को मेरी तरह, जैसे मैं शोर कर रहा हूँ, माइक को इधर भगा दिया उधर भगा दिया, मेरा नाम जरदारी ना रखना। आखिरी बात, ठीक, इससे आखिरी बात प्लीज, इससे बड़ी कौन सी बेगैरती है कि जिसकी माँ की गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराई जाए, जिसको हमने अपनी बहन बोला हुआ, आज भी बहन कहते हैं। अगर हमारे खून की जरूरत पड़ी तो हम देंगे बहन के लिए। उसका बेटा जिसकी मां की गंदी माफ कीजिएगा तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराई जाए, वो इनके साथ खड़े होकर सियासत करता है। फिटते मुंह कश्मीरियों से भी धोखा करते हो। आजादी दिलवाने के लिए आप चेयरमैन बना देते हो। पजामे वाले को क्या नाम है जो उधर। चले शाह साहब, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गई बात सर। वो जो उधर गया अफगानिस्तान, चले बहुत ज्यादा हो गई। यकीनन अगर वो उस पर आमीन कह रहे हैं या जो उनका आपस में इत्तेहाद है तो फिर है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो आपने फरमाई कि अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें, ये जरूर इस पे थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए। और जो नाजायज गिरफ्तारियां हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर प्रूफ्स हैं उनको बाकायदा अदालत में उसको साबित किया जाए और उसके बाद करार वाक़ई सजाएं दी जाएं। इतने लोग जो हैं एक नाजायज गिरफ्तार या सियासी विक्टिमाइजेशन जो वहां पे अगर की जा रही है तो ये सरासर ज्यादती है। और इस पर खुद उन कायद को भी आवाज उठानी चाहिए जिन कायद के लिए वो सब कुछ अपने सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। और बकौल शीरी मजारी की बेटी या फवाद चौधरी की जो एहलिया हैं, जब उनको गिला है तो आम PTI वर्कर का क्या हाल होगा।
तो ये चीजें सब हमें सोचना पड़ेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, ताजीम नकवी बोल रहा हूँ। जनाब अली, ताजीम नकवी सलाम अर्ज करता हूँ। जनाब अली, मैं हमेशा, आप जानते हैं फारूक भाई, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें 2 आंखें दी हैं, जनाब, तो हमें से देखना चाहिए, सियासतदान को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी, सारी हमें दोनों आंखों से देखने चाहिए। एक तो पहले तो ये कि अगर हम माजी की बातें करेंगे ना फारूक भाई, तो आप सब जानते हैं कि सब ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कहा और फिर वक्त जरूरत, सही बात, बुलाया। तो ये कोई एक हमारी सोसाइटी का ये अलमिया यही है कि अपने उसूलों पे कोई नहीं खड़ा। आपकी ताजीम भाई आवाज सिग्नल वीक है, जरा आप बोलिए, कोई मोबाइल में आवाज कम थी, आप कट रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जितने भी हमारे जमहूरी सियासतदान है सबको एस्टेब्लिशमेंट लेके आए। हाँ, लेकिन अलमिया ये है कि जब जरदारी को एस्टेब्लिशमेंट लाती है तो वो अच्छी होती है एस्टेब्लिशमेंट, जब उसको परफॉर्मेंस नहीं होती है, बाहर निकाल देती है, तो जरदारी के लिए एस्टेब्लिशमेंट बुरी हो जाती है। इसी तरह नवाज शरीफ को जब लाती है तो अच्छी होती है, जब वो भाग जाता है तो कहता है मुझे क्यों निकाला। इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लाने के बाद जब निकाल दिया तो वो बुरी हो गई। तो ये तो अलमिया हमारे यहाँ है। यानी जब इनको निकाला गया तो इनमें से कोई मुजाहिद कोई भी नहीं था, कोई सिपा सलार कोई भी ऐसा नहीं था कि इन्होंने कौम को कहीं साइड पे लगाना है। ये अपना जो दुखड़ा है वो बयान करते रहे सारे। ये बात है, पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी ने नहीं कहा, कोई लीडर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सही नहीं बात कर रहा, हर लीडर ने यही कहा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का भी यही है कि जहां मौका लगा उन्होंने इस्तेमाल किया सियासतदानों को अपने फेवर के लिए। मैं कराची का हूँ, जो कुछ हमारे पर हुआ आप जानते हैं, हमसे ज्यादा खैर मुझसे भी जानते होंगे। तो देखिए, हमारे जो इंटरनल मसाइल है ना दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने इंटरनल मसाइल को एक्सटर्नल के, अभी आपके कॉलर कह रहे थे कि ये देखिए कि अगर इंटरनेशनल फोर्सेस आ जाती कहती कि आप हिफाजत नहीं कर सकते कोर कमांडर की, तो नहीं, तो मैं क्या दूसरा एंगल देखिए कि अगर आर्मी स्टेट फायर कर देती और अगर खाना जंगी हो जाती और जिस अंदाज का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, तो आपके ख्याल में क्या बगावत और जाहिर है नीचे। अच्छा, एक ताजीम साहब, आप भी काफी एक्टिव में जे वो सीधी गोली से याद आया सर, पीटीआई दावा करे कि 25 लोग कम से कम उनके शहीद हुए हैं, लेकिन मेरी नजर में उनका कोई जनाजा, उनकी कोई डेड बॉडी, उनके, क्योंकि खुद मीडिया सेल ने पीटीआई के, उनके लॉयकिन के कोई इंटरव्यू, कोई मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरा। जनाब बताइए, आप तो माशाल्लाह सीनियर, मुझे बताइए अगर वाकई जेन्युइन होता तो जिस तरह पीटीआई का सोशल मीडिया काम करता है, तो आपके ख्याल में वो ये इस मौके को हाथ से जाने देते क्या? नहीं, उन पे तो उनका फर्ज बनता था, आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो है ही नहीं, इसका मतलब है जी, हुआ नहीं ऐसा, हुआ ही नहीं। अच्छा, अगर आप देखिए कि स्टेट फायर हो जाता और इनको पता लग जाता और जिस किस्म की खाना जंगी होती, और इमरान खान साहब जो इस वक्त अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, उस वक्त अगर 100 लोग मर गए होते आर्मी के हाथों, तो फिर उस वक्त बात होती कि हाँ जी खाना जंगी हो गई, अब इंटरनेशनल फोर्सेस को आने दिया जाए, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर न्यूक्लियर एसेट्स। तो मैं कहता हूँ आप सियासत कीजिए, आप फौज को बुरा कहिए, लेकिन जब वो हिफाजत कर रहे हैं, जब वो अपना, अच्छा फिर स्पेशली जब ये फौज कह रही है कि हम ये पॉलिटिकल हो रहे हैं, तो भाई, और मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि देखिए सियासतदान मिलके बैठे, सियासतदान आपस में मामला करें और आगे बढ़े। जब फौज कह रही है हम नहीं होना चाह रहे, तो जब तक आप, और आपके लास्ट प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि अगर इनकी मुज़ाकरात इनके नाकाम हो गए तो फिर बाद में मसाइल होंगे, आगे बढ़ने का क्या मसला है। अब ये जो कुछ हो रहा है, अगर इमरान खान साहब इस बात का इतराफ करते हैं कि जी ये गलती हुई है और हमारे जो लोग हैं उनको सजा दी जाए, हमारी इंटेंशन कोई ऐसी नहीं थी, इसको मामला करें, और सारे जितने भी दूसरे लीडर्स हैं वो अपनी अपनी कोताहियों का करें और एक 5 साल के लिए एक रोड मैप बनाए, सारे सियासतदान मिलके, एस्टेब्लिशमेंट मिलके, कि ये हमारा रोड मैप होगा और पिछले ना हमारे सपोर्टर्स आपको। लेकिन एक ताजीम भाई, अगर फर्ज किया कोई आपने कंपनी खोली, आपने कोई ड्राइवर रखा और एक ड्राइवर जो है वो 3-4 बार एक्सीडेंट कर रहा है, तो आपको उसको फारिग नहीं कर देना चाहिए? जो सारी जो लीडरशिप है, जिन्होंने अपने अपने ब्लंडर्स अपने दौर पे कर चुके हैं, तो कोई ऐसा कानून नहीं आ सकता कि इन सबको फारिग कर दिया जाए और इनसे माफी मांग के
کوئی کہا جائے کہ بھائی آپ کوئی اور کام دھندا کر لیں؟ یہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، جناب بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا جی کہ جب ہمارے یہاں ان پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوتی. ہاں یہ بھی ہے. امیجن کر سکتا ہے کہ زرداری کے علاوہ یا بلاول کے علاوہ کوئی پیپلز پارٹی میں وزیر اعظم بن سکتا صحیح ہے، بات. یا عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں یا نون لیگ میں شہباز شریف مریم کے علاوہ کوئی. یہ تو ہمارے اپنے اپنے جو کارکن ہیں نا وہ پوچھیں، بجائے میں مثال دے رہا ہوں. ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، موسوی بھائی آپ پی ٹی آئی کے فار ایگزامپل، موسوی بھائی لیٹس سے پیپلز پارٹی کے، اور سب سے بری نون ہے، چلو میں نون کا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کا گریبان پکڑوں کہ بھائی تم کیا، مجھے چاہیے میں نواز شریف کا گریبان پکڑوں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جو بیٹی ہے یہ اگر بن سکتی ہے تو میں نے تمہارے لیے زندگی دی ہے، میری اولاد نے زندگی دی ہے، تو مجھے کیوں نہیں موقع دیتے. اسی طرح موسوی بھائی پوچھے بلاول سے کہ بھائی اگر تو زندہ ہے تو وہ تو میرے سامنے بھی زندہ تھا جو میں نے اپنی جوانی گزار دی، تو مجھے کیوں نہیں موقع مل رہا. آپ بھی عمران خان صاحب سے پوچھیے کہ حقیقی آزادی میں نے اپنے بچے جو ہے ان کو بلیک لسٹ کرا لیا، تو اب جو میرا ایک بچہ رہ گیا تو اس کو آپ کیوں نہیں کرائیں. جس دن یہ شعور عوام کو ہوگا نا تو یہ ہمارے سیاستدان بھی صحیح آئیں گے. لیکن ایک ساری باتوں کی ایک بات، اگر پاکستان قائم ہے تو سیاست بات کے تبصرے ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں. صحیح بات، صحیح بات. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تعظیم نقوی ہمارے اہل بیت ٹی وی i40 نیوز پہ اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. تو موسیٰ بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں پھر میں کال لوں گا. صحیح بات کی کہ اس میں موروثی سیاست وہ بھی سیاست نہیں رہ جاتی نا، وہ ملوکیت ہو جاتی ہے. اور ہمارے کیا انفارچونیٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. عوام کو اصل باشعور ہونا چاہیے. شعور کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے سرکاری املاک پہ حملہ کر دیں کہ جی ہمیں شعور آ گیا، جی وہ سرکاری املاک پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ بھی شعور کی کوئی کسی قسم میں کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ بھی بے شعوری کی نہج اور جہالت کی نہج کہلائے گی کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کے مجھے غصہ آ گیا اس لیے میں اپنے گھر کے ایک کمرے کے سب صوفے وفے میں توڑ ڈالتا ہوں. یار یہ کوئی بات ہی؟ صحیح بات ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ جہالت. یہ تو یہی کر رہے ہیں نا. کل غصہ آئے گا کچن توڑ دیں گے، پرسوں غصہ آئے گا ٹی وی وغیرہ اکوپمنٹ سے باہر پھینک دیں گے. یہ کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ یہ سوچنے کی بات ہے. جی ہاں. جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی کیا ہوا؟ پورے سندھ سے لے کے پنجاب تک، صادق آباد تک راستے میں سارا ٹرانسپورٹ کس کا تھا؟ یہ کوئی ہندوستان سے آیا ہوا تھا؟ یہ کوئی کسی اور ملک کا تھا؟ کنٹینرز بھرے ہوئے. اب وہ جن پارٹیوں کے ہوں گے ان کا بھی مال گیا، جس سے کنٹینرز تھے وہ بھی گیا، ٹرک بھی جلے. ڈیمیج کر دیا پاکستان کو. کس نے کیا؟ یہ آپ غصہ کس پر اتار رہے تھے؟ بے نظیر کو مارنے کا غصہ کس پہ اتار رہے تھے؟ اپنے ملک کو آگ لگا دی. اب پھر یہی ہوا. اس سے پہلے ایم کیو ایم ہڑتالوں کی کال دیتی تھی، اب یہی ہوا. بھائی یہ کب یہ شعور نہیں آ رہا ہے، شعور نہیں آ رہا ہے. یہ پستی اور جہالت کی اس میں اسفل السافلین میں گھستے چلے جا رہے ہیں، نیچے سے نیچے دھس رہے ہیں. شعور کا مقصد یہ ہے کہ میں پروٹیسٹ کروں گا تو میں اپنے قوم کی املاک کو آگ نہیں لگاؤں گا، مگر جو دوسری طرف قانون کے رکھوالے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی ظاہری بات ہے ان تمام چیزوں کو جوڈیشری سے ایک جوڈیشل سسٹم کے تحت لائیں، کسی کو بھی اغوا نہ کریں، اٹھائیں نہیں. مطلب 24 گھنٹے کے اندر جو قانون ہے اس طرح سے FIR کورٹ میں پیش کر. اور موسیٰ بھائی افسوس کی بات کہ جو جوڈیشل سسٹم اس وقت ہمارے جو ججز میں تفریق ہے، اب کیا کہا جائے. میں کال لے لوں، غالباً بٹ صاحب ہے ہمارے ساتھ جو بد دعائیں دے کے گئے ہیں. بٹ صاحب ابھی کیا صورتحال ہے سر؟ جی نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں بٹ صاحب، یہی تو ٹائم ہے آپ کے، ہمیں بھی سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ دل جتنا بھی دکھا ہوا اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتے. بڑھ کر ہے، ادھر لائق ہے، قابل ہے. میں کیا ہوں؟ نہیں جی نہیں. بات یہ ہے کہ میں جتنے منسٹر ہیں یہ کرپٹ غیر منتب جو وزراء ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آ کے فرانس میں مناظرہ کریں. سبھی شور میں جاتے ہیں کہ علماء کرام وہ بتاتے ہیں، سیاستدان وہ کہتے ہیں چیلنج کریں، آئے میرے ساتھ مقابلہ کریں. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جو آئین تھا الیکشن کراتے، الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ کیوں دیر کیوں کر دی انہوں نے؟ کیوں لیٹ کر دی ہیں؟ وہ آرٹیکل بتائیں گے فلاں آرٹیکل نمبر کیا میں نے پڑھوں، میں نہیں پڑھی وہ کانسٹیٹیوشن. میں یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا نیو کیمپس میں، اور پولیٹیکل سائنس کا. میں نے گروپ پڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتاتے ادھر مارتے یہ ڈرتے
کیوں کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا، یہ جو عمران ہے ہمارا رشتہ دار نہیں ہے کسی پارٹی کا، نہیں، ہمیں پاکستان کا مفاد ہے، پہلے پاکستان کا مفاد، پہلے پاکستان بہت کا اچھی مفاد، بات جی، اور باقی بعد میں سب کچھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت مہربانی۔ اور یقیناً ابھی جوڈیشری کی بات کر رہے تھے، یہ بالکل ایک سیدھا ایک معاملہ تھا، ٹھیک ہے سیاسی بلنڈر اپنی جگہ، لیکن قانون کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، لیکن چیف جسٹس صاحب اور فائز عیسیٰ کے درمیان جو محاذ آرائی ہے، سفر ملک کر رہا ہے، اگر وہ آپ کو فل بینچ کا کوئی آرزو تھی یا خواہش تھی کچھ جماعتوں کی تو آپ اس کو پورا کر دیتے۔ کون جج تھا کہ وہ کہتے کہ نہیں آئین میں نہیں لکھا 90 دن میں الیکشن ہے؟ تو یہ جو معاملہ ناک صحیح طریقے سے پکڑی جا سکتی تھی، یہ انہوں نے گھما پھرا کے اپنی جو، اور آج ایک جوڈیشل جو ہے وہ آڈیو لیکس کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور وہ بھی اب فائز عیسیٰ صاحب وہ انتظار میں تھے کہ میرے گھر کے اوپر وہ جو نوٹس چسپا ہوئے تھے میں بھی اب دوسروں کے گھروں میں لگاؤں۔ شہباز شریف وہ خود اپنے وہ بدلے لے رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا وہ بدلہ ہی لے رہا ہے، انتقام لے رہا ہے کہ بس میرا آج بس چل رہا ہے، جج کے ساتھ دست و گریبان ہے، سیاستدان سے باری لے رہا ہے، اور جو ہم سب کو دیکھیں تو یہ بالآخر نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ تو یہ عوام آج 305-6 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، تو اس پہ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنی ہوگی، اس پہ صورتحال وہاں پر کیا ہوگی، وہ کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مسعود بھائی۔ جی جناب۔ چھوٹی سی بات ہی کروں گا، زیادہ نہیں کر رہا۔ جی پلیز دونوں پلیز۔ بھائیوں کے ساتھ جی دو نام آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی، مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ جناب آپ کو عرش شریف کا قتل مل گیا ہے؟ کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ جو قتل ہوئے ہیں تو ان کی ویڈیو نہیں میڈیا پہ آئی۔ یار عمران ریاض کدھر ہے آپ کا؟ بالکل دن ہو گئے ہیں، بالکل صحیح۔ سپلسمنٹ اگر اتنی پاورفل تو کدھر ہے لڑکا؟ وہ تو آپ کی فیملی کا ہے یار، میری فیملی کا نہ صحیح، وہ تو ایک ساتھی ہے۔ جی بالکل سچ بات بولتا تھا، اسے گیپ ہو گیا، کدھر ہے؟ اس کی مار ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ کیوں نہیں آپ وہ واپس لے کے دیتے؟ اور دوسری بات سن لیں آپ، آج آرمی کو کیا غصہ ہے؟ 37 سیٹ کا الیکشن ہوا اور 30 سیٹ پی ٹی آئی جیتی۔ آرمی اس میں ڈسپوز ہوگی کہ آرمی نے زور لگایا اور سیٹیں پی ٹی آئی کے لیے کیوں کر کے لے گئی ہے؟ سر ایسے ٹھیک ہے سر، ایسے ہوتا نہیں ہمارے یہاں پاس میں۔ آپ کوئی بھی ہمارا جرنیل اٹھا کے، اس نے تو ریفرینڈم میں 98% ووٹ لیے ہیں، اگر انہوں نے کوشش کی ہوتی تو اتنی عمران خان صاحب سیٹیں نہ لے پاتے، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے۔ کنڈیم کی ہے کہ جتنے میری ہائیسٹ لیڈرشپ ہے انہوں نے جیلوں میں ڈالی ہے۔ اس نے یہ نہیں مزاری کا نام لے یا آپ، یہ تو ایک میڈیا کی باتیں ہیں سر، میڈیا وہ اس کی بیٹی کہہ رہی ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر؟ خان صاحب ان کی بیٹی کہہ رہی ہے، کسی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب ہمیں بھول گئے، اپنی بشرا بیوی کو انہوں نے یاد رکھا، پہنچتے ہی ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میری بات سنو جناب ہر کوئی ایسے باتیں کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا سافٹ ویئر اپڈیٹ کدھر ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہی ہے باتیں ساری۔ نہیں، وہ تو بیچاری ابھی وکٹری کا نشان بنا رہی تھی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہے کہ انہوں نے لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو سافٹ ویئر گھر جا کے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چلیں اچھی بات، پاگل ہے، چھوڑ کے جائے گا یار۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک کال جو بھی آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، اگر کال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ذرا انتظار کریں، ایک ایک کر کے کال ہم لے سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ۔ جی موسی بھائی، تو بہت سے الطلب معاملات ہیں یقیناً، لیکن اس میں اگر سوجھ بوجھ کے ساتھ اور تھوڑی سی عقل مندی کے ساتھ اور تھوڑا پہچان کے، لوگوں کو، سیاستدانوں کو پہچان کے، اور اس بارے میں ہم دیکھیں کہ کون سا کم برا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا آگے بڑھے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں کم برا اور زیادہ برے کا ٹائم چلا گیا میرے خیال میں، اب تو برابر ہو گئے، بالکل صحیح، نئی لیڈرشپ آنی چاہیے۔ یہ کشکول توڑو، ملک سنوارو، قرض اتارو، ریاست مدینہ، پیٹ پھاڑ دوں گا، ڈاکو، واقعی یہ سب چورن پرانے ہو گئے۔ ایک پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو نئی لیڈرشپ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ یہ ایسے ہی رہے گا۔ آج ڈالر 300 کچھ روپے کا ہوا ہے اور یہ 500 تک جائے گا۔ تو اس وقت آپ سری لنکا سے زیادہ مہنگائی فیس کر رہے ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو بالکل صحیح، اس موجودہ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اب ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیسے آتی ہے، عوام کے اندر کتنا شعور ہے، عوام اپنی بسیں چلانے سے فرصت نہیں ہے،
तो मुझे बदलता हुआ मुस्तकबिल करीब में तो कुछ नजर नहीं आता। नहीं, ये तो बात है, अब ये तय होना चाहिए, कोई भी अगर एहतजाज हो, ये दिनों की बात है, कोई भी जलाओ घेराओ किसी भी एहतजाज में ये अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस के बाद के उन्हीं लोगों को फिर जैसे ही कोई हालात साजगार होते हैं लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा अगर किया जाएगा तो फिर उनके और दिल जो हैं वो शेर होंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, शुक्रिया। बात यह है जी कि और मुल्कों में भी अवाम प्रोटेस्ट करती है, तोड़ फोड़ भी करती है, लेकिन इंसानों ने अपने प्रॉपर्टी की जो है ना वो इंश्योरेंस कराई होती है। यहाँ पर जिसको भी देखें आगे ने इंश्योरेंस कराई होती है। सही है। जब प्रोटेस्ट खत्म होता है तो अवाम को हुकूमत बिल्कुल नहीं तंग करती है। अमन बिल्कुल, जब अमन है तो बिल्कुल अमन है, प्रोटेस्ट खत्म। नहीं ऐसा नहीं है सर, जिन्होंने अफजाल साहब जिन्होंने जलाओ घेराव किया होता है, यहाँ 7/7 के बाद जो बकायदा रात को अदालतें लगी हैं भाई, अदालतों के अंदर उनको सजा हुई है। ठीक है, जिनके अमलाक का नुकसान हुआ वो जरूर रिकवर किसी ने करवा के दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर जिसने तोड़फोड़ किया वो उसको कह दिया कि जाओ शाबाश बड़ा अच्छा किया तुम जाओ। ऐसा तो नहीं हुआ सर। नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे साल में 2 बार प्रोटेस्ट होता है, बर्लिन में, हैम्बर्ग में। ठीक है, ठीक ठाक होता है। ठीक है। और 24 पकड़ते हैं, 24 घंटे के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी 70-80 हजार जो है ना वो गलत पॉलिसियों से साहब का हुकूमत 70-80 हजार शहीद हुए हैं, जिनमें गैरतमंदों की तादाद चंद ही है, ज्यादा अवाम ही शहीद हुए हैं। और अगर थोड़ी शहीदों की तौहीन हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शहीदों से तौहीन की है। उनका ये मतलब है कि 25 मई को और भी कहीं जिंदा लोगों की ये हुकूमत, चोरों की हुकूमत ज्यादती करती है, जुल्म करती है। आप सोए हुए हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मजीद जुल्म करते हैं, कुत्ते बिल्ले हैं। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका जायज अंदाज में अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। और इस वक्त जो ऐलान किया गया यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान 25 मई को, यकीनन उसमें तो सब पाकिस्तानियों को आगे चलना चाहिए। ये एक ऐसा कॉज होना चाहिए, इसमें किसी को तफरीक नहीं होनी चाहिए। 28 मई को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, यौम तकबीर होता है। ये नवाज शरीफ ही की सिर्फ ये इसमें कोई उस दौर में धमाके किए गए वो क्रेडिट नहीं है। ये भुट्टो दौर से लेके जो हुक्मरान आए, इवन मार्शल लॉ भी इस दौरान आए हैं, तो उन्होंने आगे चल के इस चीज को, इस कॉज को पाकिस्तान के लिए जारी रखा। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हमें सबको बहैसियत पाकिस्तानी हम मजबूरन ये तफरीक हो जाते हैं कि नहीं ये इस दौर में हुआ, हमने ये कुछ भी नहीं करना। तो इस चीज को थोड़ा सा हमने बाला होकर सोचना है। जी मैं फिर एक बात कहता हूँ फारूक भाई कि इस वक्त लोगों को चाहिए जो आपस में मुतहरिब हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सिर्फ पार्टी से ज्यादा आगे का सोच नहीं रहे, वो एक मरतबा थोड़ा सा टाइम निकाल कर पाकिस्तान दुश्मन मीडिया देख लें, जरा वो देख लें। वो पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, फौज, अदलिया, ये वो इसको जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो इस पर खुशी मना रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने के दाहिने पे पहुंचा है। वो इस पर खुशी मना रहे हैं कि पाकिस्तान में किस वक्त से शुरू होती है। वो इस पर खुशी मना रहे हैं कि किस वक्त पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी लोगों को नापैद होती है। पहले ये देखें कि आपको चैलेंजेस क्या दरपेश है। ये छोटे कैनवस में मत देखें कि जी मैं इस फलानी पार्टी का हूं तो मैं दूसरे की तारीफ नहीं कर सकता, उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, मुझको बुरा कहना ही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग। ये आगे देखें जरा मुल्क के साथ क्या हो रहा है, तो ये इन चीजों को देखने। अच्छा, एक कॉलर और भी हैं और इमरान खान की तरफ से एक पेशन गोई की है। कल उनकी पेशी है अल-कादर ट्रस्ट केस पे और उन्होंने कहा कि 80% मेरे चांसेस हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक जो उनका एक पॉइंट है उस मैसेज में कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो कोई तोड़फोड़ ना की जाए, कोई अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो सेंस प्रवेल किया है। अगर उनका पास में कुछ और तरीकाकार था तो इस वक्त उनका जो मैसेज आया है बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये हिदायत दी है कि अगर पकड़ा गया तो इसमें कोई इस किस्म की कार्रवाई ना की जाए, और पकड़े जाते हैं तो हमें तो खुशी होगी अगर कोई उनके ऊपर कोई ऐसा करप्शन का केस है या उनकी एहलिया के ऊपर कोई मामला है और उसकी पूछ पड़ताल में पाकिस्तान के पैसे रिकवर होते हैं। क्योंकि बड़ी एक कंट्रोवर्शियल से बयान आता है। इमरान खान ने एक बयान दिया है कल परसों के, उस वक्त जो DGIS आई थे, इस वक्त जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कोई
एलिया के बारे में, करप्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, और मैंने उस वजह से उनको ISI चीफ से नहीं हटाया था। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसमें तरदीद की है। फैसल वाउडा साहब जो उनके उस वक्त वजीर थे, उन्होंने भी तरदीद की कि नहीं। DGISI उस वक्त यासिर मुनीर ने बाकायदा फरा गोगी या खातून अव्वल की करप्शन जो पंजाब में थी उसके बारे में शवाहिद दिए थे, और नेक्स्ट डे इमरान खान साहब ने उनको तब्दील कर दिया था। तो अगर तो ये सच्चाई है और इसमें कोई सूरत हाल ऐसी गंभीर है कि पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाया गया खजाने को, तो उसमें कोई बुशरा बीबी है, कोई इमरान खान है, कोई नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उन सबको करार वाकई उसका सिला मिलना चाहिए। तो इसमें तो अगर ट्रांसपेरेंटली मामला होता है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हम इसी किस्म के केसेस जब नवाज शरीफ से, जरदारी साहब से मुतालिक जो भी ऐसे आए हैं, तो वक्ती उनको झाड़ पूंछ करके वो दोबारा उनको छोड़ दिया गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसी वजह से इस वक्त जो साहब का 3.5 साल गुजरे हैं, उस वक्त भी करप्शन अरूज पे रही है। तो अगर पिछले जो जिनके ऊपर इल्जामात थे उनको वाकई उनकी छान पटक होती, उनको सजाएं दी जाती, तो किसी की जुर्रत ना होती। लेकिन आज भी अगर कोई ऐसा इकदाम उठाया जाता है, किसी को सजा दी जाती है सही मानों में प्रूफ के साथ, तो इसको पाकिस्तानियों को उस पर कोई आग बगोला होने की जरूरत नहीं है। अगर आज कोई एक रहनुमा हो रहा है, कोई सिस्टम ऐसा हमारे यहां बन रहा है कि कोई चोर को चोर वाकई करार वाकई सजा देता है, तो फिर कोई बड़ा चोर, कोई उससे बड़ा चोर, कोई छोटा चोर, फिर सब चोरों की बारी आ सकती है। लेकिन हमारे यहां अगर सिस्टम हो कि जरदारी साहब कहेगी जी मैं तो 10 साल जेल में रहा और बिल्कुल हाथ झाड़ के वो माशाल्लाह बाइज्जत भरी हैं, तो ऐसी कैद का क्या फायदा सर? इस तरह तो उनकी जो भी लूट मार थी अगर मुबैना, वो तो उन्होंने हलाल कर ली सारी। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर बुशरा बीबी ने कुछ गबन किया है, उनके फरा गोगी जो फ्रेंड थी गबन किया है, तो उनकी पूरी तह में जाना चाहिए। और जो रियाज हैं बहरिया वाले, मलिक रियाज, जाए कौन? हाँ ये है, तय में ना गए तो फिर बेड़ा ही गर्क है सर। इसमें तो फिर ये खेल ही हो रहा है। पाकिस्तान में कर्जा चढ़ा हुआ है। जी हाँ, कॉलर को ले। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये फारूक साहब तो बात कर रहे हैं। जी आप छोड़ें, उससे टीवी से ना बात सुने, आप टीवी पर बात कर रहे हैं, आप बात कीजिए। अच्छा, बात ये है जनाब, हमारे जी हेलो जी बात करें सर। अच्छा, मैंने कहा ये हमारे मुल्क में जब सबसे फसाद की जड़ जो है ना जी, बड़े पंची जर्नल जो होते हैं ना, हाँ जी, हर एक हुकूमत में, अगर इमरान खान की हुकूमत में भी किसी ने कुछ करप्शन की है तो वो भी बाजवा के वही जर्नल बैठे हुए थे, उनके मतलब सह के नीचे थे, उन्होंने कराई ये सब पर, क्योंकि ये खुद करप्ट होते हैं। ये 70 साल से पाकिस्तान में यही चला, ना कश्मीर आजाद होगा ना पाकिस्तान ठीक होगा। चले, लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। गलतियों से अगर हमने सबक ना सीखा तो फिर खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गलतियों से सबक सीखेंगे और पाकिस्तान जो इस किस्म की, ये भी एक आंखें खुलने वाली बात है। ये हमारे बात करने की बात कर रहे हैं ना हम, बार-बार तहम्मुल की बात कर रहे हैं, फिर आकर कोई जर्नल, फिर आकर कोई पीटीआई, फिर आकर कोई ये, तो ये हम कह रहे हैं इसको पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान अव्वल, पाकिस्तान की बात करो उस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बात करवाएं। जी बात करें बहन, बात करें। जी दोनों भाइयों को मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वो तो बोलते नहीं, गाल ही नहीं होती। बाजी तुसी टीवी वाल ध्यान ना दियो ना, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बात करें। बात ये है कि मैं, हर कोई आर्मी के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान के साथ जितने भी वो इधर उधर से भागे हुए जितनी टीम थी, क्या वो करप्ट नहीं थे? क्या उन्होंने करप्शन नहीं की? 3 साल के अंदर जितना कर्जा चढ़ा वो पूरी तारीख में इतना कर्जा नहीं चढ़ा। सही, बिल्कुल ही ये किसी के ऊपर हुकूमत में उस्मान बजदार जैसे लोग, फरा गोगी, पता नहीं कौन कौन से, शहजाद अकबर, ये सब ने किधर गए वो? जुल्फी बुखारी
सारी इन्होंने तो वो जो पेशावर में एक बस जो बनाई गई उसमें कितनी बड़ी करप्शन हुई। सही। कम से कम उस पार्टी को तो कसूरवार ठहराएं, सारा इल्जाम आप फौज के ऊपर, ये कौन सा तरीका है कि फौज के ऊपर सारे इल्जाम डाल दो। सही सही। तो अब पता आपको लग रहा है कि एहतसाब होगा? चले आप तो जा चुकी, लेकिन मामला यही है ना कि एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर कुछ नहीं होना। वो मन्नू भाई ने कह दिया था ना कि इन्हां चोरां कातलां डाकुआं कोलों चोरां कातलां डाकुआं बारे की पुछदे हो। तो यही मामला है कि जब खुद चोर दूसरे चोरों के बारे में वो क्या एहतसाब करेंगे, यही मामला होगा। अगर सही ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई बंदा ऊपर ठीक बैठा होगा तो तब इनकी पूछ पड़ताल होगी, वरना ये भी इसी तरह निकल जाएंगे जैसे इससे पहले जो बड़े बड़े जो मामला थे वो अब माशाल्लाह बिल्कुल वो सादिक और अमीन है, पाक साफ है। तो ये तो छोटे मामला थे, 3-3.5 साल के मामला हैं, वो तो 30-30 40-40 साल वाले लोग निकल गए इसमें जी। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक जनाब अली जी, मौला अली मदद भट्ट साहब जी। मौसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद। अल्लाह ताला शुक्रिया तौफीकात में इजाफा फरमाए फारूक भाई, मेहरबानी आमीन। जल्दी एक दो बातें आपसे शेयर करूंगा जरूर कि इंशाअल्लाह कल जो है ना जो गुजर गया दिन 1-2 दिन, उसमें जो गलगित में कायदे हुर्रियत जनाब अमानुल्लाह खान साहब की बरसी थी, तो पूरे आजाद कश्मीर से चंद लोग जो मोहब्बत करने वाले जी वो काफिले की सूरत में जो है ना वो जा रहे थे उनकी बरसी के ऊपर। तो वहाँ की गवर्नमेंट और हम तो कहेंगे कि स्टेट वे इसमें कोई शर्माने वाली बात ही नहीं है, ना डरने वाली है। पाकिस्तान की ISI और इनके खुफिया अदारे जितने सर या बट साहब यहाँ पे अभी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए मुश्किलात होंगी। दूर से जाके चलास के मुकाम पे उन्हें रोक दिया गया और चंद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, सही तंग भी किया गया और बाद में छोड़ भी दिया गया। कहने का मकसद ये है कि चलो ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सलाम है, अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल खुशी से जाए, वो हम इजाजत देते हैं उन्हें। लेकिन वहाँ भी अगर तहरीक शुरू हो गई, एक मौलाना साहब की बात शायद आपके पास क्लिप पहुंचा हो कि इन्हीं ही लोगों ने वहाँ शिया सुन्नी फसादात करा के इतने सालों से गिलगित बल्तिस्तान को एक जो है ना बिल्कुल इलाका गैर इलाका करार दिया और वहाँ इनकी मर्जी चलती है। तो खुदा के लिए तो सबसे पहले देखिए फारूक भाई, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारी ढेरों दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। एक बहुत अच्छे लोग आते हैं मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी दिन हो, इसके बाद हम सच बोलना छोड़ दें या रहे ही ना। ये हकीकत है, जब भी कोई आता है ना सच बोलता है, दूसरे दिन वो उठा लिया जाता है। उठाने वाले कौन है आपके सामने? इतने शिया कत्ल हो गए, उनके कातिल नहीं मिले, असातिज़ा को स्कूल में मार दिया, उनके कातिल नहीं मिले, सामने हर किसी को मार दिया। ये किसका काम है सारा? अभी एक जरा सा हमला हुआ कोर कमांडर के घर के ऊपर तो सारे पकड़े गए, मैं आप और जितने भी जो लोग थे सब पकड़े गए। सवाल यही है पाकिस्तान की जो जिसको मारखोर कहते हैं ना ISI, उससे सवाल है तो जो लोग कत्ल करते हैं, ये जो लोग गरीबों को मारते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? सवाल ये है कि अगर वो पकड़े जाए ना, जितने भी कातिल हैं शुरू से लेके आज तक तो कोई नहीं पकड़ा गया। अभी जो है कोर कमांडर के अभी आर्मी के खिलाफ बोल के, अभी इसके खिलाफ बोल के, कोई आर्मी के खिलाफ नहीं बोलता। लोग पाक आर्मी जिंदाबाद क्या के कहते हैं कि जनरल बाजवा गलत है, सही। चले बट साहब, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। इनफरादी जो कुछ मामलात हुए हैं और खुद अभी DG ISPR कह चुके हैं कि जी पास में जो गलतियां हुई वो हमने अपने खून से धो दी हैं। तो अभी वक्त दें, जो धोने के बाद जो मामलात हैं हमें उनके अंदर जो एक शफाफियत है वो नजर आए। वो सियासत से कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल हो चुके, पता चले कि हाँ वाकई हो चुके। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, हम भी इधर हैं आप भी इधर हैं। तो मुझसे भाई टाइम खत्म हो गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ कि पहले इंसान अपना घर बचाता है, जब इंसान का घर बचेगा तो फिर आगे मामला आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हमारा घर है, जब पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे उसके बाद PTI भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, अदलिया भी है, फौज भी है और सिविलियन इदारे भी हैं। तो पाकिस्तान की पहले आगे हिफाजत करनी होगी। इन तीन चीजों को थोड़ा सा पसे पुष्ट रखते हुए तहम्मुल का मुजाहरा मुतहरिक ग्रुपों को आपस में करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कोई और सूरत हाल मौजूद नजर नहीं आती।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आगा अली मूसवी भाई। आप हर पीर के पीर हमारे साथ इवनिंग आवर में होते हैं और जुमेरात को भी आप इवनिंग आवर करते हैं। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया जिन ख्वातीन और हज़रात ने देखा। यकीनन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास ज़्यादा इस वक्त कोई ऐसा मसाइल नहीं है कि बाहर से आके कोई नॉक करेगा और आपकी गिरफ्तारी का खतरा है, लेकिन हमें उन बहन भाइयों की भी ज़रूर एहसास होना चाहिए कि जिनको अगर वहाँ की मकामी हुकूमत नाजायज़ गिरफ्तार करे हमारे किसी जुमले की वजह से या हमारे किसी माहौल के पैदा करने की वजह से, तो इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने अमलाक को आग लगाई उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। अब हमारा ध्यान जो नाजायज लोग गिरफ्तार हैं, जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं, बशमूल जो इमरान रियाज हैं, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। जो बेगुनाह है उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे, लेकिन सलीके के साथ, ढंग के साथ।